ढे टीवी के ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। सागर और महासागर आज एक ऐसा क्षेत्र है जो देशों के बीच दुश्मनी का कारण भी बना हुआ है और सहयोग का कारण भी। अगर आपसे कुछ बड़े सागरीय विवाद के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब होगा दक्षिण चीन सागर विवाद, पूर्वी चीन सागर विवाद या हिंद महासागर में चागोस द्वीप विवाद। लेकिन आज हम जिस विवाद की बात कर रहे हैं वो सोमालिया और केन्या के बीच सागरीय सीमा का विवाद है, जिस मुद्दे पर हाल ही में केन्या ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहते हैं, उसकी सदस्यता का त्याग कर दिया है। यानी केन्या ICJ, जो UN की मुख्य न्यायिक संस्था है, उससे बाहर निकल गया है। सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के डिमार्केशन को लेकर विवाद है। विवाद का मूल कारण दोनों देशों द्वारा महाद्वीपीय शेल्फ के आधार पर सामुद्रिक सीमा का निर्धारण है। दोनों देशों के मध्य हिंद महासागर क्षेत्र में लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेकर विवाद है और इस क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं, जिस पर निगाह सोमालिया की भी है और केन्या की भी। विवादित समुद्री क्षेत्र में ऊर्जा की व्यापक संभावना होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस मामले में रुचि ले रहा है। यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे ने सोमालिया के दावे का समर्थन किया है, तो वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ने केन्या के दावे का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक संगठन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुछ समय पहले ही जब सोमालिया के पक्ष में निर्णय दिया तो उसने यह पाया कि सोमालिया के समुद्री दावे ठीक हैं, और अब जब ICJ ने यह रूलिंग दे दी तो केन्या का नाराज होना स्वाभाविक ही था और केन्या ने फिर ये बड़ा फैसला लिया कि उसे ICJ में नहीं रहना है, उसकी सदस्यता का त्याग करना है। केन्या ने साफ तौर पर कह दिया कि अब उसकी मंजूरी के बिना ICJ का क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन उस पर लागू नहीं होगा। परंपरागत रूप से विवादित इस समुद्री क्षेत्र पर केन्या का ही अधिकार रहा है और यह विवाद इस मुद्दे पर रहा है कि दोनों देशों की समुद्री सीमा का विस्तार हिंद महासागर में किस दिशा में होगा, यानी किस डायरेक्शन में होगा। सोमालिया का कहना है कि उसकी समुद्री सीमा उसके लैंड बॉर्डर के दक्षिण पूर्वी मार्ग की दिशा में होनी चाहिए और केन्या का कहना है कि बॉर्डर तट रेखा यानी शोर लाइन पर करीब 45 डिग्री का टर्न लेने वाला हो और लैटिट्यूडनल रेखा में आगे बढ़ने वाला हो, क्योंकि इससे केन्या को सागरीय क्षेत्र में अधिक हिस्सा मिल जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि थोड़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की संरचना कैसी है, उसका प्रकार क्या है, उसका अधिदेश यानी उसे क्या मैंडेट काम वगैरह दिया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस UN का प्रमुख न्यायिक संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के द्वारा किया गया था और इसने अप्रैल 1946 से काम करना शुरू कर दिया था। यह नीदरलैंड के हेग में पीस पैलेस में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र के उन 6 प्रमुख निकायों में से एकमात्र ऐसा है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। यह परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का उत्तराधिकारी संगठन है। यह वार्षिक स्तर पर अपनी रिपोर्ट UN जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा को देता है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इनका निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। ICJ चाहे तो एक देश से 2 न्यायाधीशों को न्यायालय में नहीं रख सकता। न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को महासभा और सुरक्षा परिषद में मतों का पूर्ण बहुमत चाहिए। न्यायाधीश पुनः निर्वाचन के पात्र होते हैं और यदि किसी न्यायाधीश की मृत्यु हो जाती है अथवा वह अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र दे देता है तो एक विशेष निर्वाचन के द्वारा उस रिक्त पद को भरा जाता है। अब हम जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काम कैसे करता है, उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कैसे वो विवादों का निपटारा करता है। इस न्यायालय द्वारा राष्ट्रों के द्वारा पेश किए जाने वाले विधिक विवादों यानी लीगल डिस्प्यूट्स का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन के क्रम में किया जाता है और इसके अलावा इसमें जो प्रमुख अधिकृत UN ऑर्गेनाइजेशंस या UN के जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके द्वारा जो रेफर किया गया लीगल इशू होता है या कोई लीगल मामला होता है उस पर ICJ अपना एडवाइजरी ओपिनियन देता है। जब कोई भी संबंधित राष्ट्र
स्वैच्छिक सहभागिता के जरिए यानी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन के जरिए विवाद के निपटारे के लिए इच्छुक हो तभी न्यायालय मामले को निर्धारित करता है। यदि एक देश न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने की सहमति दे देता है तो फिर उसके लिए आईसीजे के निर्णय का अनुपालन बाध्यकारी यानी बाइंडिंग होता है। ऐसे प्रावधान का उल्लेख आईसीजे ने स्पष्ट रूप में किया है। अब कोई देश माने या न माने ये उसके ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दो तरह के मामलों की सुनवाई करता है। वैधानिक प्रकृति के विवादास्पद मामले जिनमें दो राष्ट्र उलझे हुए हैं, जैसे अभी आपने देखा कि सोमालिया और केनिया के बीच में जो मैरीटाइम डिस्प्यूट हैं वो एक लीगल डिस्प्यूट है और एक लीगल प्रकृति का, एक वैधानिक प्रकृति का मामला है, इसलिए ये आईसीजे में ले आया गया था। तो इसके समाधान के साथ अपनी सलाहकारी कार्यवाही को जारी रखकर अपनी भूमिका निभाता है आईसीजे। केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश या अन्य ऐसे देश जो आईसीजे के स्टैट्यूट के पक्षकार बन चुके हैं यानी पार्टीज बन चुके हैं, अथवा जिन राष्ट्रों ने कुछ निश्चित दशाओं में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया है, केवल वही देश विवादास्पद मामलों में आईसीजे में पार्टीज हो सकते हैं यानी पक्षकार हो सकते हैं। तो ये था आज हमारा कार्यक्रम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है और उन न्यायाधीशों को चुनने की प्रक्रिया क्या है, कौन चुनता है और उसके लिए किस तरीके के मत की ज़रूरत होती है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।